प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण की कक्षा में आज फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज अपना पहला पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि, हमने इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे लिपि से। लिपि होती क्या है, लिपि की परिभाषा। और सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो हम लिपि की परिभाषा क्या है, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। सबसे पहले जो भाषा होती है, हम कहेंगे मौखिक भाषा जो है, जैसे वर्ण की बात कर रहे हैं। वर्ण मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। वर्ण क्या है, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी या वह लघु ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। खंड का अर्थ होता है टुकड़े, तो उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ये तो रही, हम कहेंगे मुंह से बोलने वाली ध्वनियों के बारे में। लेकिन इसका जब लिखित रूप की बारी आती है, जब हम लिखित रूप के बारे में बात करते हैं, मतलब उनके लिए खास चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे हिंदी की हम बात करें, पहले मुंह की एक ध्वनि के बारे में आपको बताऊं। जैसे अ एक मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, अ। अब इस ध्वनि के लिए देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने बनाया इस तरह का चिन्ह बनाया। ध्वनि कौन सी थी, अ, मुंह से निकलने वाली। मुंह वही है, चाहे हम कोई भी भाषा बोलें, तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि अ देवनागरी में इस तरह से लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, उसमें हम यही ध्वनि ऐसे लिखते हैं, अ। ध्वनि वही है, ध्यान से सुनिए, आवाज में कोई फर्क नहीं है। अ लिखने का फर्क है। मुंह वही है, ध्वनि वही है, लिखने में फर्क है। हाँ, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं, मुंह से निकलने वाली ध्वनि, वर्ड क्या होती है, मुंह से निकलने वाली छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अ जो है देवनागरी भाषा लिपि में इस तरह से लिखी जाती है। और रोमन लिपि, जो जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसमें यही मुंह की ध्वनि अ इस तरह लिखी जाती है, अ। कैपिटल, ये आपको पता ही है, ये दोनों की ध्वनि एक, अ। तो ध्वनि में कोई अंतर आपने नहीं दिखा। लिखने का ढंग अलग अलग। अब लिखने के ढंग में अलग अलग तरह से लिखा जाए, तो यही आपको सीखना है। यही है लिपि की परिभाषा। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो जो चिन्ह है, लिखने का ढंग अलग अलग है, बोलने का ढंग एक है, अ। लिखने का ढंग देवनागरी में ऐसे हमने लिख दिया और रोमन लिपि में ऐसे लिख दिया, तो लिखने का ही ढंग लिपि कहलाता है। परिभाषा क्या है, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो शुरू करते हैं पहला हम अपने परिभाषा से। तो आज हम लिपि की परिभाषा पढ़ेंगे और हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम आज कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी परिभाषा। परिभाषा किसकी, लिपि। लिपि भाषा को लिखने के लिए लिखते जाएंगे, आप नोट करेंगे और लिख करके ही याद करना है। परिभाषाएं बच्चे भूलने का मुख्य कारण यही होता है, वह लिख के अभ्यास नहीं करते। भाषा
को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। उर्वी। अब आ जाते हैं परिभाषा पे। जो हमने आपको बताया था ठीक उसी तरह हमने परिभाषा भी लिखी है कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ये जो चिन्ह होते हैं किस तरह से बनाए जाएं, वह लिपि कहलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को ये जो चिन्ह बचपन से ही याद करा दिया। बच्चों को ये जो चिन्ह होते हैं इंग्लिश में ABCD और हिंदी में क ख ग घ आ ई, ये सब क्यों पहले करा दिया जाता है? क्योंकि ये चिन्ह है, ये याद करने की चीज़ है। ये चिन्ह कैसे क्यों लिखा उसका कारण हम नहीं जानते। हम लोग ल इस तरह से क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हिंदी व्याकरण में दिया गया है और यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है और हमें ये याद रखना है। हम इसका आकार या स्वरूप में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये व्याकरण की पुस्तक ही हमें बताती है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब अलग अलग भाषाओं की में कौन कौन सी है, जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है, दी हुई है। तो ये याद रखना है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। तो ये हमें ये याद रखना चाहिए। अब चलते हैं, कुछ हमें शब्द दे रखे गए और उनके लिखने का, उच्चारण और लिखने का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जैसे है विजय। मैं जरा इसको पढ़ देता हूँ, ये ज़रूरी है। ये ठीक हमारे लिपि के नीचे ही लिखा गया है। तो विजय, उन्नति, किसान, ऐतिहासिक, कष्ट, पर्वतीय, टापू, रोगी, निश्चित, चित्रकार, मूर्तिकार, बुढ़ापा, भारतीय, व्यापारी, धर्म, प्राचीन, मूक, विंध्याचल, सार्थक,
विश्वास, रीति, रक्षा, डरपोक, बढ़ई, वसुधा, स्त्री, विज्ञान, तिरंगा, गुण, मौखिक, परतंत्र, कायर, ईमानदारी, प्रसिद्ध, गगन, स्वतंत्र, सैनिक, परीक्षा, संबंध, सच्चाई, ख्याति, सहायता। तो अब हम कुछ इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो आज हमारा मुख्य काम है कि हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास। पहला प्रश्न है, राज्य और उनकी भाषाओं का मिलान करें। नीचे लिखे राज्य का उनकी भाषा का मिलान करें। ये हमें याद होना चाहिए, इसका आप अभ्यास करेंगे। नीचे लिखे राज्यों से उनकी भाषाओं का मिलान करो। भाषा। पहले राज्यों के नाम में लिख देता हूं और फिर हम भाषाएं लिखेंगे इसके सामने अभ्यास के लिए। तो पहला है उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, केरल, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पे भाषाओं को हम लिख देते हैं। कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, उसके बाद आ जाते हैं गुजराती, और अंत में
मलयालम। तो यहाँ पे राज्य दे रखे और भाषाएं हैं, हमें सही भाषा की पहचान करनी है। उड़ीसा, उड़ीसा ये बहुत आसान है। उड़ीसा की भाषा उड़िया है, ये आपको पता ही है, तो हम इसको मिलाते हैं। पंजाब, पंजाब की भाषा है पंजाबी। गुजरात, गुजरात की भाषा गुजराती। केरल की भाषा है मलयालम और कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। तो हमें सही भाषा की के बारे में पूछ सकता है, चाहे मिलान करो के रूप में आ सकता है या रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हमें दोनों तरह से ऐसे तैयार रहना चाहिए। हमें भाषा और उनके राज्यों के नाम याद करना। कुछ है जैसे कि आपको और भी भाषाएं हैं, जैसे असमी, असम की भाषा है असमिया। उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी। कर्नाटक की कन्नड़ और पश्चिम बंगाल की बांग्ला, बांग्ला भाषा या बंगाली भाषा भी आप कह सकते हैं, बांग्ला भाषा। तो ये भारत की के राज्य और उनकी बोली जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये हमने प्रश्न आते हैं, खासकर मातृभाषा राष्ट्रभाषा का भी बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। मातृभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये दोनों का में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मातृभाषा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माँ द्वारा या परिवार में बोली जाने वाली भाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो किसी व्यक्ति के माँ द्वारा या उसके परिवार में बोले जाने वाली भाषा होती है। अगर कोई व्यक्ति जो वाराणसी में रहता है, उसके घर में गुजराती भाषा बोली जाती है, तो उस व्यक्ति की मातृभाषा हो गई गुजराती। तो मातृभाषा का संबंध जगह से नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति वाराणसी में रहता है और उसके घर में तमिल भाषा बोली जा रही है, तो उस बच्चे की या उस व्यक्ति की मातृभाषा तमिल होगी। तो स्थान से फर्क नहीं पड़ता, घर में या माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो ये नहीं है कि जो बच्चा उत्तर प्रदेश में या वाराणसी में रहता है उस हर बच्चे की मातृभाषा एक हो, यह सही नहीं है, ये अलग होता है, अलग हो सकती है। अब आ जाते हैं राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा किसी देश की भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कारण भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे मुख्यतः या हम कहेंगे अधिकतर, अधिकांश या ज़्यादा आबादी, अधिकांश भी ना बोले, यहाँ पर हम कहेंगे आबादी के अनुसार बहुत बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती या समझती। आबादी के अनुसार हम कहें भारत में बहुत बड़ी आबादी जो हिंदी बोलती और समझती है। इस कारण हिंदी को सरकार ने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। बाकी पंजाबी को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? क्योंकि मुख्यतः आबादी के हिसाब से वह हिंदी से कम बोली जाती है। तो अधिकांश हम कहेंगे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी हिंदी बोलती और समझती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ये दर्जा देता कौन है? ये कौन बनाता है? ये भारत सरकार इसका निर्धारण करती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मातृभाषा, अब आ जाते हैं एक और, इसमें भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है
उड़ीसा की मुख्यतः उड़िया भाषा है। इसका ये मतलब नहीं कि उड़ीसा में हर कोई उड़िया ही बोलता होगा। उड़ीसा में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, तमिल भी बोली जाती होगी, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश आबादी वहाँ की वह उड़िया भाषा बोलती और समझती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उड़ीसा की जो राज्य है वहाँ मुख्यतः उड़िया भाषा है। वहाँ पंजाब की मुख्यतः वहाँ पे अधिकांश लोग पंजाबी बोलते और समझते। तो मुख्य रूप से तो ये मतलब नहीं कि पंजाब में अंग्रेज़ी या हिंदी या गुजराती या मराठी नहीं बोली जाती हो, ऐसी बात नहीं है। मुख्यतः हम तो एक ये भी आपको समझ आ गया, मातृभाषा होती है माँ द्वारा या परिवार में बोले जाने वाली भाषा। तो इसका भी हम कहेंगे स्थान से कोई लेना देना नहीं होता। गुजरात में भी अगर कोई परिवार रहता है जो कन्नड़ बोलता है, तो उस बच्चे की, उस परिवार की हम कहेंगे मातृभाषा कन्नड़ होगी। तो ये था हमारा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और जो राज्य की भाषाएं हैं वो उनका अंतर हमने आपको बता दिया। अब यही प्रश्न हम रिक्त स्थान पूर्ति करो क्या में भी पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो। तो लिखते हैं इसको, हमारा दूसरा प्रश्न है उपयुक्त शब्द से खाली स्थान करो। उपयुक्त जो उचित हो, उपयुक्त शब्द से खाली स्थान करो। खाली स्थान भरो। हिंदी हमारी रिक्त स्थान है। अब इसमें कौन कौन से विकल्प दिए हैं? अगर विकल्प नहीं दिए तभी भी हमें आना चाहिए, जैसे राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, अगर विकल्प नहीं भी दिया हो, हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अगर हमें विकल्प नहीं भी दिया गया हो तो हम उसे भर दें। अगर विकल्प दिया गया तो इसमें आपको पता है इसमें एक विकल्प सही है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस तरह हम करते जाएंगे। सही विकल्प है राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। ख भाषा के मुख्य रिक्त स्थान रूप होते हैं। रूप होते हैं। विकल्प हमें दिया 2, 3। जो मुख्य रूप की हमने बात की, हमने आपको बताया था मुख्य भाषा के 2 ही रूप, मौखिक और लिखित। तीसरा जो है सांकेतिक भाषा, यह मुख्य नहीं, ये कम बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। तो
इसमें सही विकल्प क्या भारत के, अरे भाषा के, तो गलती हो गई यहाँ पर, भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? 2, तो 2 वाला सही है। तीसरा जो है, हम कहते हैं तीसरा जो विकल्प है वो सांकेतिक भाषा काफ़ी कम बोला जाता है, इसलिए उसको भाषा का मुख्य रूप हम नहीं मानते। अब हमारा ग भाग है, हमारा ग भाग है संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि ऋक स्थान है। गुरुमुखी और देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि ऋक स्थान है, देवनागरी, गुरमुखी। गुरमुखी हमें पता है पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि मैंने आपको बताया था गुरमुखी। और हिंदी और संस्कृत की जो भाषा है उसकी लिपि है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। तो हमारा संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, सही विकल्प है देवनागरी। देवनागरी लिपि भाषा के लिखने का ढंग, तो ये याद रखना है, किसी भाषा के लिखने का ढंग हमें देवनागरी लिपि कहलाता है। अगला है, अब आ जाते हैं, प्रत्येक भाषा ढंग से लिखी जाती है। ये अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक भाषा, प्रत्येक भाषा ढंग से, ऋक स्थान दिया है, ढंग से लिखी जाती है, लिखी जाती है। पूर्ण विराम। विकल्प है अलग और समान, अलग और समान। तो हम जानते ही हैं प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। ये लिपि से हमें पता चला कि जो प्रत्येक भाषा है उसका लिखने का ढंग अलग होता है। जैसे मैंने आपको अ का बताया था, देवनागरी में कैसे अ लिखा जाता है और रोमन में कैसे अ लिखा जाता है। आवाज़ वही है, स्वर वही है, लेकिन लिखने का ढंग अलग अलग होता है। तो इसी में प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। अगर हर भाषा का लिखने का ढंग एक समान नहीं होता है, अलग होता है। अलग, प्रत्येक भाषा अलग ढंग से यहाँ ढंग द लगे इसलिए इसको मिटा दें। प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है, प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। और इस तरह के प्रश्न होंगे कि वह जैसे आपको बताना होगा, ऋक स्थान वह शास्त्र है जो हमें भाषा का सही रूप सिखाता है। तो कौन हमें सही रूप सिखाता है? व्याकरण। तो इस तरह की परिभाषाओं से भी ऋक स्थान बनाए जा सकते हैं। जो परिभाषाएं हैं उनसे भी ऋक स्थान बनाए जा सकते हैं। तो आज हमने अपना पहला पाठ पढ़ा, उसके व्याकरणों को जाना, हमने कुछ आपको अभ्यास प्रश्न भी करवा दिए। कल हम करेंगे अपना
दूसरा पाठ वर्ण विचार। आज के लिए बस इतना ही। तो आपका गृह कार्य है सभी परिभाषाओं को और अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आप उन्हें सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही।